हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मुद्रा और बैंकिंग का पार्ट 4। और आज इस चैप्टर का दी एंड हो जाएगा, मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा। आज इसका लास्ट है, ठीक है। इस वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बाकी के जो इसके 3 पार्ट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मांग और पैसे की आपूर्ति। मतलब हमारी जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसमें कितने सिक्कों की ज़रूरत होगी, कितने नोटों की ज़रूरत होगी, कितने तरल की ज़रूरत होगी और कितने बैंकों में बिना तरल की ऐसे ही सेव करने की ज़रूरत होगी। ये सारी इसकी जो मांग होती है और इसकी जो पूर्ति होती है वो गवर्नमेंट किस तरीके से करती है, वो रिज़र्व बैंक कैसे करता है, उस बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, मुद्रा सभी तरीके से सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो इसका ये है, सभी तरीके से सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए अगर हम किसी को मेहनत के बदले या उसके काम के बदले आटा, दाल, चावल, चीनी, प्रॉपर्टी ये सब देने लग जाएं तो वो उतनी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं और उसने अपनी फ़ीस चार्ज किया और आप उसको 2 किलो चावल दे के आने लग जाएं कि भाई आज ये रख लो, तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? हो सकता है 100 में से 1-8 डॉक्टर ऐसा हो जो आपकी बात मान जाए और वो आपके चावल रख ले, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं होंगी। इनफैक्ट प्रॉपर्टी भी उतनी एक्सेप्ट नहीं होती। जैसे कि आपने किसी से उधार पैसा लिया है और आप उसको अपनी प्रॉपर्टी के कागज़ देने लग जाएं कि आप ये रख लो, तो शायद वो उसको भी एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि पता नहीं वो प्रॉपर्टी बिकेगी या नहीं बिकेगी, जितना कि पैसा एक्सेप्ट लोग करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसका ये है कि मुद्रा सभी तरीके से सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी ओर इसकी जो अवसर लागत भी होती है। अवसर लागत का मतलब जैसे कि इसे बैंक में या किसी अलग संस्था में अगर हम जमा करके आ जाएं तो इसके हमें एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। जैसे कि हम कोई प्रॉपर्टी ख़रीद के रख लें या फिर हम इसको घर में सेव करके रख लें या फिर हम कोई और चीज़ घर में रख लें, वो कुछ भी हो, आटा, दाल, चीनी, चावल, गोल्ड, कुछ भी अगर हम अपने पास या कहीं सेव करके रखेंगे तो हमें उसके ऊपर कुछ नहीं मिलता अगर हम खुद से रखेंगे। बाकी बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो उन पर भी पैसा देती हैं, लेकिन एक मुद्रा जो है, मुद्रा ही एक ऐसी चीज़ है, इसकी अवसर लागत भी होती है। अगर इसे बैंक या किसी अलग संस्था में जमा किया जाता है तो इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हमें समझना होगा कि लोगों में मुद्रा कोष रखने की इच्छा कितने तरह की होती है, मतलब लोग कितने तरह की मुद्रा रखना पसंद करते हैं। तो लोग 2 तरह से मुद्रा रखना पसंद करते हैं, ठीक है। 2 तरह की इच्छा होती है मुद्रा कोष रखने की, मुद्रा को इकट्ठा करने की। पहला तो होता है समव्यवहार प्रयोजन और दूसरा होता है सट्टा उद्देश्य प्रयोजन, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे समव्यवहार प्रयोजन और फिर पढ़ेंगे सट्टा उद्देश्य प्रयोजन। पहले हम समव्यवहार प्रयोजन पर आते हैं। तो देखिए, हमारी आय और हमारे खर्चे एक ही दिन नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि जिस दिन हमें आय मिले उसी दिन सारे खर्चे भी हो जाएं, वरना हम ऐसा करते कि इनकम मिलने से पहले ही हम कह देते कि सारे बिल इसमें से ही पे कर दो और काट पीट कर जो भी इनकम बचे वो हमारे हाथ में दे दो। वैसे भी खर्च तो करनी है, बट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि ज़्यादातर हमें मंथली या वीकली इनकम मिलती है, और क्या होता है, हमें सिर्फ मंथली या मंथ में या वीक में एक बार इनकम मिलती है, और जबकि हमारे खर्चे डेली होते हैं, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का। तो एक्चुअल में होता क्या है कि हमें मंथ या वीक में जो हमारी इनकम मिलती है और खर्चे चलते रहते हैं, जैसे कि मंथ की फर्स्ट डेट को हमें 100 रुपये मिले फॉर एग्ज़ाम्पल, और मंथ के बाकी दिनों में इसका खर्चा होता रहा डेली कुछ ना कुछ। अब मंथ के एंड तक आते आते आपके पास जो है रोकड़, मतलब पैसा 100 से 0 हो गया। तो तब हम औसत नगद धारिता कैसे मापेंगे? औसत नगद धारिता मापने का फॉर्मूला होता है कि जितना हमें पैसा मिला प्लस वो, जितना लास्ट में बचा प्लस वो, और बटे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आएगा 50। तो यहाँ हम कह सकते हैं, तब हम यहाँ कहेंगे कि हमारी मासिक समव्यवहार का जो मूल्य है वो आधा है, क्योंकि 50 हो गया ना। तो ये इस तरीके से निकालते हैं। अब हम यहाँ फिर से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझने के लिए, कि मान लीजिए पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसमें 2 ही लोग रहते हैं और एक ही काम होता है, सिर्फ एक फर्म है, उसमें 2 लोग काम करते हैं। ईजिली समझने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था को तो हम ले नहीं सकते ना समझने के लिए। फ़िलहाल हम क्या ले रहे हैं, एक अर्थव्यवस्था है
उसमें सिर्फ एक ही फर्म है जिसमें कुछ वस्तुएं बनाई जाती हैं, उसका एक मालिक है और उसका एक मजदूर है, मतलब श्रमिक है। मतलब उसमें पूरी अर्थव्यवस्था में सिर्फ 2 लोग हैं जिसमें से एक मालिक है और दूसरा मजदूर है। हर महीने मालिक अपने मजदूर को 100 रुपये का वेतन देता है और मजदूर इसे उसी फर्म की बनी वस्तु को खरीदने में खर्च कर देता है। अब यहाँ हम ये भी मान रहे हैं ना कि सिर्फ एक ही फर्म है, वही वस्तुएं बनाती है, तो मजदूर को जो खरीदना होता है सब कुछ वही फर्म बनाती है और फिर वो उस फर्म से खरीद लेता है और अपने 100 रुपये खर्च कर देता है। अब यहाँ पर आप समझिए, तो इस हिसाब से मंथ के स्टार्टिंग में तो मज़दूर के पास 100 रुपये होते हैं और मंथ के लास्ट तक आते आते फर्म के पास 100 रुपये हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि जो मज़दूर है वो धीरे धीरे सब कुछ उस फर्म पर ही खर्च कर देता है उन वस्तुओं को खरीदने के लिए। तो फर्म और मज़दूर दोनों का ही मुद्राधारिता 50 रुपये हो गई, क्योंकि अगर हम उसकी मुद्राधारिता निकालेंगे 100/2 करके, 100 + 0/2, तो उसकी भी 50 निकलेगी और उसकी भी 50 निकलेगी। जैसे पहले हमने एग्जाम्पल में 100 रुपये का एग्जाम्पल लिया था तो उसमें भी 50 थी, तो दोनों की जो मुद्राधारिता है वो 50 के बराबर हो गई। अब इस अर्थव्यवस्था में मासिक समव्यवहार, जो मंथली समव्यवहार होगा, उसका कुल परिणाम 200 रुपये होगा। मतलब दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 100 रुपये मजदूर के और 100 रुपये फर्म के। तो मुद्रा की समव्यवहार मांग जो होगी, वैसे तो अगर हम सिर्फ उन दोनों का देखें कि अर्थव्यवस्था में 2 ही व्यक्ति हैं, तो फॉर्मूला होगा K × T, लेकिन ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे पूरी अर्थव्यवस्था की। तो यहाँ पे मुद्रा की समव्यवहार मांग का फॉर्मूला होगा M = KPY, जहाँ पर Y का मतलब है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और P का मतलब है सामान्य कीमत स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद। और जब आपको ये निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया जाएगा तो बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। आपको ये सारे पॉइंट्स भी दिए जाएंगे कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कितना है, सामान्य कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कितना है और मुद्राधारिता कितनी है, K मुद्राधारिता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई करके हमारा मुद्रा की समव्यवहार मांग निकल आएगी। देखिए, वो जो 100 रुपये हैं वो एकदम तो फर्म के पास चले नहीं गए थे। जो मज़दूर के पास 100 रुपये आए थे, ऐसा तो नहीं था ना अगले दिन ही मज़दूर ने सारी चीज़ें खरीद ली थी। उसको जब जब ज़रूरत हुई पूरे मंथ वो चीज़ें खरीद कर लाता रहा, वस्तुएं खरीद कर लाता रहा। तो मुद्रा की एक एक इकाई, ठीक है, एक एक इकाई का पूरे समय में जितनी बार ट्रांसफ़र होता है, जितनी बार मज़दूर ने उससे चीज़ें खरीदी, तो वो पैसा वापस वहीं पे हस्तांतरण हो गया ना, जहाँ से वो पैसा आया था वहीं चला गया वापस, वहीं पे उसका ट्रांसफ़र हो गया। तो मुद्रा की एक एक इकाई का पूरे समय में जितनी बार ट्रांसफ़र होता है उसे मुद्रा का संचल वेग कहते हैं। ठीक है, संचल वेग। और इसका फॉर्मूला होता है V = 1/K। सचल वेग को हम V से दिखाते हैं। अगर सचल वेग निकालना होगा तो आपको लिखना होगा V = 1/K। इसके बाद हम आते हैं सट्टा उद्देश्य प्रयोजन। ये तो हमने पढ़ लिया कि समव्यवहार प्रयोजन कैसे होता है, मतलब किस तरीके से पता चलता है कि कितने पैसे रोटेट हो रहे हैं और क्या चल रहा है। इसके बाद आता है सट्टा उद्देश्य प्रयोजन। यहाँ पर आप समझिए, कोई भी व्यक्ति अगर अपने पास धन जमा करता है तो वो उसका अपना ही एक तरीका होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग बैंक में जमा करते हैं, बहुत सारे लोग घर में रखते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो सबका जो है अपना अलग तरीका होता है धन जमा करने का। फिर चाहे वो कोई भी तरीका हो, फिर वो चाहे वो तरल के रूप में रखें, तरल मतलब जैसे कि नोट और सिक्के हम अपने घरों में रखते हैं, या फिर उसको प्रॉपर्टी के रूप में रखें या डिजिटल रूप में रखें, वो उनका तरीका है। वैसे ही एक और तरीका होता है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, आम लोगों में ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है, जिसे हम कहते हैं बंध पत्र। जैसे कि प्रॉपर्टी और तरल रूप का तो सभी लोग जानते हैं ज़्यादातर, बट ये जो है बंध पत्र, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। बंध पत्र होता है इसे हम इंग्लिश में बॉन्ड्स कहते हैं। ये एक प्रकार के कागज़ होते हैं जिन्हें सरकार और फर्म बनाती है लोगों से पैसा उधार लेने के लिए, ठीक है, और बाज़ार में इन्हें ख़रीदा भी जा सकता है और इनको बेचा भी जा सकता है। इन पर डेट लिखी हुई होती है जिसके पूरा हो जाने पर कुछ पैसे मिलते हैं, लाभ मिलता है। और इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई फर्म है या फिर कोई भी गवर्नमेंट
जनता से 100 रुपये का कर्ज लेना चाहती है, तो जनता बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो फ्री में उसको दे देगी। उनको कुछ देना पड़ेगा जनता को, तभी तो वो देगी। तो वो क्या करेंगे, वह एक बंद पत्र जारी करते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स जारी करते हैं, जो फर्स्ट ईयर के लास्ट में 10 रुपये और सेकेंड ईयर के लास्ट में 10 रुपये का योगफल देने का भरोसा दिलाता है। मतलब ये कि जब एक साल पूरा हो जाएगा तो वो 10 रुपये देगी, और जब दूसरा साल पूरा हो जाएगा तब भी वो 10 रुपये देगी कंपनी, ठीक है, वो जो फर्म है। और उसके बाद जब दोनों साल पूरे हो जाएंगे तो जो 100 रुपये हैं वो उनको वापस दे देगी। तो लोग किस खुशी में उनको पैसे देंगे कि हमें हर साल 10 रुपये मिलेंगे, 2 सालों तक हमारे पास 20 रुपये तो एक्स्ट्रा हो ही जाएंगे, और वो 100 रुपये भी हमारे वापस आ जाएंगे, और कंपनी तब तक उन पैसों से उससे ज़्यादा कमा लेगी। तो ये होता है बंद पत्र, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में सट्टा कहते हैं। और कूपन दर जो है, इस पर कूपन दर होती है, जैसे कि वो 10%, 20%, 2% कुछ भी हो सकती है। तो आप यहाँ पे मान लो कि कूपन दर 10% है। मान लो आप जो पैसा बैंक में जमा कराते हो उस पर आपको मिलता है 5% ब्याज, लेकिन यहाँ पर जो मिल रहा है आपको कूपन दर मिल रही है 10%। तो जाहिर सी बात है कि ये बंद पत्र बैंक से ज़्यादा डबल दे रहा है। अब हमें यहाँ पे रेट नहीं पता ना कि बैंक जो इंटरेस्ट दे रहा है 5%, वो कितने रेट पर दे रहा है, ठीक है। और ये जो बंद पत्र है, ये कितने रुपए के बंद पत्र पर 10% मिल रहा है। बैंक का रेट तो हमें पता होता है कि बैंक 5% देगा हर एक पैसे पर, ठीक है, उसका जो भी 5% निकलेगा, लेकिन हमें बंद पत्र का नहीं पता कि यहाँ पर ये कितने रुपए पर देगा। तो यहाँ पे हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। अब यहाँ सवाल आता है कि कितने रुपए बैंक में रखें कि 10 रुपये हमें मिल सकें, जैसे कि बंद पत्र से मिलते हैं। तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी होती है बंद पत्र की और बैंक की, कि 2 साल में बंद पत्र से हमें जो पैसा मिल रहा है वो बैंक से दिए जाने वाले पैसे से ज़्यादा है या कम है। फिर उसके बाद ही लोग बंद पत्र में या फिर बैंक में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। अब बैंक की तुलना में बंद पत्र ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं ना, कि बंद पत्र वैसे भी ज़्यादा ही देते हैं, बट ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। और प्लस ये ना थोड़े से वो भी होते हैं, मतलब रिस्की होती हैं। मतलब सारी कंपनियां ये पैसा वापस नहीं दे पाती, कई बार लोगों का पैसा डूब भी जाता है, कंपनियां खा जाती हैं पैसा। लोग अपनी मुद्रा को बंद पत्र में बदल लेते हैं। इस प्रकार सट्टा के लिए मुद्रा की मांग कम हो जाती है। अब हम जिस टॉपिक पे हम पढ़ रहे थे उस पे आते हैं कि होता क्या है, जब लोग बंद पत्र बनवाते हैं तो उनसे वो मुद्रा ले ली जाती है, लेकिन जब लोग अपना बंद पत्र वापस बदल लेते हैं मुद्रा में, मतलब अपने पैसे वापस ले लेते हैं, तो इस प्रकार सट्टा के लिए मुद्रा की मांग में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि लोगों ने अपने जो पैसे हैं वो वापस ले लिए। जब बाज़ार की जो दर गिरती है, ठीक है, जब ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि फ्यूचर में ये और ज़्यादा गिर जाएगा, तो लोग क्या करते हैं, और ज़्यादा लोग अपने बंद पत्र को मुद्रा में बदल लेते हैं। जैसे किसी कंपनी की अफवाह उड़ गई या फिर सच में ऐसा हुआ कि ये फ्यूचर में ये कंपनी नहीं चलेगी, तो और भी लोग उससे अपने पैसे वापस ले लेंगे, तो वो वैसे ही नहीं चलेगी फ्यूचर में, जिससे सट्टा के लिए मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सट्टा के लिए मुद्रा की मांग में वृद्धि कब होती है और मांग में कमी कब होती है, तो आप बता सकते हैं? तो देखो, सट्टा के लिए मुद्रा की मांग को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर बताया है। इस फॉर्मूले में आर का मतलब है ब्याज की दर, और आर एम एक्स का मतलब है उच्च दर, और एम आई एन का मतलब है निम्न दर, ठीक है। उच्च दर सबसे ऊंची दर और निम्न दर सबसे कम दर। तो ऐसे जो है हम सट्टा के लिए मुद्रा की मांग को निकाल सकते हैं कि कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो जब लोग अपनी मुद्रा को, ठीक है, वापस ले लेते हैं, जब अपनी मुद्रा को बंद पत्र में बदल देते हैं, इस प्रकार सट्टा के लिए मुद्रा की मांग कम हो जाती है। मतलब जब लोग अपने घरों से पैसा निकाल देते हैं और उसके बजाय एक कागज़ रख लेते हैं, तो क्या होता है, मांग कम हो जाती है, क्योंकि उनकी मांग पूरी हो रही है ना, जो पैसा चाहते हैं। और अगर वापस अपना वो पैसा अपने अपने घरों में ले जा के रख लेते हैं, तो क्या होता है, मांग में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण वैसे तो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन आपको याद होगा कि 2016 में एक काम हुआ था, नोटबंदी, जिसमें सभी ने लाइनें लगाई थी
और कितना बवाल हुआ था पूरे देश में उस टाइम। पता नहीं किसका कैसा कैसा काम था जो रुक गया था, शादियां रुक गई थी, पता नहीं क्या क्या होता। ये उसी के बारे में बात हो रहा है कि विमुद्रीकरण क्या होता है। मतलब मुद्रा को हटा देना, किसी मुद्रा को हटा देना कि ये मुद्रा में नहीं है। अर्थव्यवस्था में बहुत सारे इलीगल काम हो रहे हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद और जाली मुद्रा के जो वो होते हैं, जाली मुद्रा होती है, मतलब जो इसका चलन कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। तो भारत सरकार ने नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण कराया था, जिसे हम आम भाषा में नोटबंदी कहते हैं, जिसमें आपको पता है कि 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को मुद्रा से बाहर कर दिया गया था कि ये मान्य नहीं है। याद आया आपको? अब आगे समझाने की तो ज़रूरत नहीं है। आई होप नोटबंदी आप सबको याद होगी। अगर विमुद्रीकरण पूछा जाए तो विमुद्रीकरण यही होता है कि किसी मुद्रा को मुद्रा में से हटा देना, उसको बंद कर देना। ठीक है, एक प्रकार की नोटबंदी होती है और इसका कदम इसीलिए उठाया जाता है ताकि काला धन जो है वो निकल सके, जाली मुद्रा जो है वो उसके बारे में, और जो लोग टैक्स नहीं भरते वो टाइम पे अपना टैक्स भर दें। ठीक है, ये सारी चीज़ें इससे निकल जाती हैं। और इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय गाइस।